हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास का साइंस का पेपर हुआ, उसका मैं फ़िज़िक्स का आपको सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो पेपर है अभी वो है सेट 2 साइंस का। ठीक है, सेट 2 का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो मैं करने जा रहा हूँ। तो सेट 2 का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो 30 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 इसमें सिंपल पूछा गया था कि टॉप टू बॉटम जो है विबग्योर में कौन सा ऑर्डर क्या है करेक्ट है। तो हमें विबग्योर वाला जो कंसेप्ट है वो समझना था, ठीक है, या वो बना के देखना था। तो ऐसे होता है। तो मैं सबसे नीचे वाला लिख रहा हूँ, सबसे ऊपर वाला लिख रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट टॉप टू बॉटम पूछा था, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। अब 31 वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो रे डायग्राम से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि नेगेटिव मैग्नीफिकेशन होनी चाहिए और ग्रेटर देन 1 मैग्नीफिकेशन भी होनी चाहिए। तो हमें बताया कि मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो जो इमेज का नेचर होएगा वो रियल होएगा। तो या तो ऑप्शन ए होना चाहिए या सी होना चाहिए, क्योंकि वहीं रियल लिखा हुआ है। अब सी क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल ही बनाता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कॉनकेव मिरर होना चाहिए, कॉनकेव मिरर ही रियल इमेज बनाता है मिरर के केस में, ठीक है। और इसमें कोई सा भी केस हम समझ सकते थे, ठीक है, जहाँ पे मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होती है। ये वाला केस हम समझ सकते थे कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में होता है तो इमेज उससे बड़ी बनती है। तो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज़ ऑफ इमेज, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज़ ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज बनती उसका मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड on a current carrying conductor placed in a magnetic field remains same if the direction of the both and magnetic field and current flowing through the conductor is reversed। ये सही है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सेम रहती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये असर्शन इसका करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted on a current carrying conductor placed on external magnetic field can be determined using the magnetic compass। सही है, बट वो ऊपर वाले का क्या है? एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में ये डायग्राम बना हुआ था जिसमें आपको इंसिडेंट एंगल निकालना है। एक रे डायग्राम बना हुआ था। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ बच्चों ने मिस्टेक की होगी वो ये की होगी, ये जो एंगल दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है 60, तो इसके साथ 30 डिग्री होना थे। गिवन जो एंगल था वो ये था, गिवन एंगल ये था 60 डिग्री, लेकिन लेना क्या था? नॉर्मल के साथ क्या एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो हमने फॉर्मूला लगा देना था स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखा जाता है। फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। साइन आई हमने निकालना है, साइन आर जो लेना था वो 30 डिग्री लेना था। 60 डिग्री गिवन है, लेकिन नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो हम इस स्नेल्स लॉ वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो साइन 30 डिग्री 1/2 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर वो साइन आई √3/2 आता और आई एंगल यहाँ पे 60 डिग्री आना था। सो आई एंगल कितना आना था? 60 डिग्री आना था, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जाता था हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस चेंजेस एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इज अल्टर्ड। चेंज अगर हो जाए तो डिस्टेंस फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ह्यूमन आई से क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि पावर ऑफ रिकमेंडेशन का क्या मतलब है, जिसमें ऑटो एडजस्टमेंट की बात होती है, ठीक है। तो हमने पहले इसमें 2 पॉइंट लिख देने थे, कोई से भी आप लिख सकते थे, कि जब जो फार ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने के लिए, अगर फार ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के लिए ये पूरा एक्सप्लेन करना था बाकायदा आपको,
ठीक है। तो फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपने बताना था कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, सिलेरी मसल रिलैक्स्ड। ठीक, और सिलेरी मसल रिलैक्स्ड होती हैं और फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, इसकी बात करनी थी। ठीक है, ये लिखना था पूरा। और क्या पूछ सकते, और ये लिख सकते हैं इसमें कि दोबारा जो दूसरा है, अगर नियर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या होता है, सिलेरी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीजेज। ये आपको सारा कुछ लिखना था। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में था। इसका और पार्ट जो पूछा जा रहा है, वाई इज़ द कनकेव लेंस इज यूज्ड एज अ करेक्टिव लेंस फॉर मायोपिक आई। तो मायोपिक आई के बारे में आपने यहाँ पे बताना था कि जो मायोपिक आई होती है, ठीक है, उससे जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक है, अब रेटिना से पहले बन जाती है तो कनकेव लेंस ही लगेगा जो कि इस इमेज को, जो ये रेज आ रही होंगी, इसको डाइवर्ज करेगा और दोबारा से कहाँ इमेज बना देगा, रेटिना पे बना देगा। ऑलरेडी आइज़ के अंदर जो लेंस था वो कनकेव होता है। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसा डायग्राम बना के भी समझा सकते थे। ठीक है, और जो आगे लेंस लगता वो कनकेव लगता, क्योंकि इमेज कहाँ बनती है, इसका मेन रीज़न ये होना था कि इमेज जो है वो पहले रेटिना से पहले ही बन जाती है, इसलिए कनकेव लेंस ही चाहिए, क्योंकि उन रेज को डाइवर्ज करना है, क्योंकि रेटिना आगे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में तुमने क्या लिखना था, एक डायग्राम बना हुआ है, स्टेट द लॉज विच हेल्प आउट टू इंसिडेंट। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो लॉ है वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देना था, और यहाँ पे उसकी 2 स्टेटमेंट भी लिखनी थी, जो 2 लॉ होते हैं। दोनों स्टेटमेंट लिख सकते थे, और उसी की हेल्प से हमने क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बताना है। अपने को गिवन ये वाला एंगल है 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ होता है, तो 90 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाले सेम होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे आएगा, 90 माइनस गिवन एंगल, दैट इज़ 50 डिग्री। और एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, इक्वल, तो आर वाला भी क्या आता, 50 डिग्री आता। एक चीज़ और, ए जो इसकी ए स्टेटमेंट है, ये तो मैंने बी आपको करके दिखाया है। ठीक है, ए स्टेटमेंट में हमने इसके बारे में बताना था कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, पूरा लिखना था डिटेल में ये। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। और बी पार्ट में लिखना था कि जो नॉर्मल रे होती है, नॉर्मल रे ये परपेंडिकुलर वाली, ठीक है, इंसिडेंट रे ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, तीनों रेज जो है, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड तीसरी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या करती हैं, लाइज करती है। ये ए पार्ट में लिखना था, बी पार्ट में तो हमने एंगल ही निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में एक टेबल दी हुई है, आई और वी की टेबल दी हुई है, तो वी एक साइड बना लो, आई एक साइड बना लो, आई यहाँ बना लो, वी यहाँ बना लो। ठीक है, यहाँ पे इक्वल गैप दिया हुआ है तो ओम्स लॉ का ही ग्राफ बनेगा। 0.4 आई का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, तो ये 0 हो गया, ये 0.4 हो गया, ये 0.8 हो गया, अगला वाला 1.2 है, ऐसा ही अप टू 100 सारा बनाना था। और जो वोल्टेज का गैप दिया है वो 1.2 का गैप दिया हुआ, 1.2, 2.4। चाहो तो कंप्लीट ग्राफ बना सकते थे, और चाहे तो ऐसे बना सकते थे। रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है तो ग्राफ ऐसे बनता। ठीक है, ये प्रॉपर आपको मेज़रमेंट के साथ बनाना था। ठीक है, अभी ये मैच नहीं कर रहा है, पर ये प्रॉपर मैच करेगा जब आप बनाओगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट होएगा, फिर ये वाला पॉइंट होएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है,
ऐसा ग्राफ बनेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन करंट। तो वोल्टेज का चेंज कोई सा भी ले लो, 2.4 माइनस 1.2 डिवाइड बाई 2.4 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है 0.8 माइनस 0.4, तो 1.2 डिवाइड बाई 0.4, 3 ओम इसका आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हाउ इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन। दोनों को हमने एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताना था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन द रे ऑफ लाइट चेंज इट्स पाथ बाय कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं या फिर एयर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनसे टकरा के जब वो पाथ चेंज करती है लाइट, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड रिफ्लेक्शन के लिए लिखना था द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्कैटरिंग और इसमें मेन डिफरेंस यही, वहाँ पे डायरेक्शन कोई सी हो सकती है। स्कैटरिंग में लाइट के ट्रैवल कॉलिजन के बाद की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, स्ट्राइकिंग के बाद की डायरेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन में सेम है कि वो एंगल जिस एंगल से गई है उसी एंगल से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होएगी। ये मेन डिफरेंस आपने बताना था। एक पैराग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 में, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। साथ ही क्लास 10th स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी passes close to the refrigerator in her kitchen, she feels that the heat, although the things kept inside the refrigerator cool। रेफ्रिजरेटर के पास से जाने पे हीट फील होती है, जबकि अंदर जो है वो रखी हुई चीज़ें ठंडी होती है। इसका रीज़न सिंपल है कि जो भी रेफ्रिजरेटर अपने मैकेनिज़्म के लिए काम कर रहा है, मोटर ऑन हो रही है, उस वर्किंग के दौरान जो रेजिस्टेंस है उन अप्लायंसेस की और उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो मशीनरी पार्ट आपस में वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हीट हो रही है, उसकी वजह से फ्रिज बाहर से आपको गर्म नज़र आ रहा होगा। तो डिस्क्राइब द कॉज ऑफ हीटिंग, कॉज ऑफ हीटिंग में यही आपने बताना था, ठीक है। एंड अ करंट आई फ्लोज थ्रू द रजिस्टर आर, ये तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था। द फार्मूला ऑफ हीट, तो ए पार्ट में तो मैंने तुम्हें बता दिया कि आपको क्या समझाना था, कि वो मोटर और रेफ्रिजरेटर की जो मोटर है वो कंप्रेसर हो गया, ये सारे जो वर्क करेंगे उसकी वर्किंग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस वजह से बाहर हीट फील होती है, ठीक है। और उसका रीज़न नहीं है हीट। और जो ये बी पार्ट था इसमें हमने एच का फार्मूला लिख देना था डायरेक्ट I²RT, ठीक है। और सी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपने आयरन लिख देना है, इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन इसका एक एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट का। टोस्टर लिख सकते हो, हीटर लिख सकते हो। टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, रूम हीटर की बात हो रही है। और पार्ट में पूछा जा रहा था कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसको जूल में बताना था। 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये लिखना था इसके और पार्ट में। बहुत ही आसान पेपर था। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 में क्या बताया जा रहा है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए पार्ट में आपने लिखना था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अराउंड हमने पढ़ा था, ये थंब ये रखता है, ठीक है। तो हमने इसको लिख देना था राइट हैंड थंब रूल, और इवन स्टेटमेंट भी लिखनी थी। तो राइट हैंड थंब रूल स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बता देता हूँ। आपने इसमें बताना था कि इफ़ वी होल्ड दी current carrying conductor with our right hand such that thumb pointing towards the direction of current, then the curl of the fingers represent the direction of magnetic field। ए पार्ट में ये लिखना था, एंड क्योंकि स्टेट भी करना था उसको, ठीक है। बी पार्ट में क्या लिखना था, बी पार्ट में बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड
इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। नाउ अगर एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो एक कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो अब इसमें जो डायरेक्शन निकलेगी वो हमारे लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताएगी, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ लगेगी, तो इस तरफ इस पर फोर्स लगेगा। तो ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग भी आपको एक्सप्लेन करना था कि अगर अगर थंब को फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो जो थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने एक्सप्लेन करना था, ये डायग्राम बनाना था, और जो मैंने बोला ये आपको एक्सप्लेन करना था इसके बारे में। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था 30 सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन रॉड बना दो ऐसे, ठीक है, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना था। तो ठीक है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग से ड्रॉ करके दिखानी थी, ठीक है। जैसे जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जहाँ से करंट लीव कर रहा है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से एंटर कर रहा है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा ये। तो यहाँ से लाइनें एंटर करेंगी, ठीक है, तो एक क्लोज लूप बनाती हैं, तो ऐसे बन जाएंगी, ठीक है। ऐसे आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी थी, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे दो लाइनें यहाँ दिखा देते हैं ऐसे। यहाँ से एंटर कर रही हैं लाइनें, यहाँ से लीव कर रही हैं, ये आपको दिखाना था। इनसाइड जो है साउथ टू नॉर्थ जाती है और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ आती है। तो ये डायग्राम इसमें ड्रॉ करना था। ये पार्ट के 2 क्वेश्चन थे। अब इसमें बी पार्ट भी था। बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है ए पार्ट का हमने अभी फर्स्ट किया था ना ये वाला, ठीक है। ए पार्ट का एक सेकंड और है, ए पार्ट के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और है। इसमें एक सोलेनॉइड बना हुआ है ये वाला, और ये पॉइंट आउटसाइड है, ये एक एंड पे है, और ये पॉइंट एग्जैक्टली पोल पे है। तो पूछा जा रहा है इनमें से कहाँ पे मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ है और कहाँ पे क्या है मिनिमम। तो क्योंकि बी वाला पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सी पॉइंट पे है क्योंकि वो पोल पे है, और सबसे कम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बी पॉइंट पे है। तो ए बिटवीन आएगा और मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट, बी एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि मैक्सिमम कहाँ पे होएगी, मैक्सिमम फील्ड जो है वो एट पॉइंट सी, और मिनिमम जो होएगी, मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम फील्ड एट बी, क्योंकि वो उस सोलेनॉइड से बाहर है। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बोला हुआ है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट था, तो बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, बी पार्ट में भी पहला क्वेश्चन है, उसका भी फर्स्ट पार्ट है। इन अ गिवन डायग्राम, एक डायग्राम बना हुआ है, रेजिस्टेंस है, थिक वायर है, एक रेजिस्टेंस उसमें बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे एक वायर बनी हुई है, ये थिक वायर की लगी हुई है,
ये बैटरी है। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम इट, ये तो बी पार्ट में पूछा है। ए पार्ट में पूछा है इन द गिवन सर्किट डायग्राम बैटरी बी की, ठीक है, इन सीरीज अ कंपैरेबल प्ले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि इस करंट कैरिंग, जैसे यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे, जैसे यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे तो इस वायर से करंट फ्लो होएगा, वायर से करंट फ्लो होएगा तो इस पे इसके सामने रखा हुआ जो कंपास निडल है वो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट करने लग जाता है। फिर इसमें लिखना था अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये जो निडल का डिफ्लेक्शन है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इंडिकेट दैट इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। ये सारा कुछ इसमें लिखना था। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉन फ्रॉम इट, ये कंक्लूजन में हमने लिखना था। ठीक है, तो ए पार्ट में करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखना था। और बी पार्ट में लिखना था कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, थियोरटिकल था। सेकंड हो गया, इसका सेकंड पार्ट था। जो फर्स्ट और सेकंड समझ आ गया। फर्स्ट में तो ये बताना था कि ये अरेंजमेंट क्यों है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो दिस अरेंजमेंट, द पर्पस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज़ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक। बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉन फ्रॉम इट। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि व्हेन वी पास अ करंट थ्रू अ कंडक्टर there is a magnetic field around it which can be detected using the compass needle, and if we change the direction of the current then the direction of magnetic field also changes। ये लिखना था इन दो पार्ट में। नाउ गिव रीजन में पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है there is either a converge or a diverge of magnetic field lines near the ends of current carrying straight सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, तो इसने बोला कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज होएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो हमने बताना है जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी जहाँ से उसमें करंट एंटर कर रहा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और वो अदर एंड ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये वाला एंड क्या करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। तो हमने लिखना था कि नॉर्थ पोल पे लाइनें डाइवर्ज दूर जाएंगी और साउथ पोल पे लाइनें अंदर को आएंगी, दैट इज़ कन्वर्ज होएंगी। ठीक है, तो ड्रॉ करके भी तुम बता सकते हो और लिख के भी बता सकते हो। ए पार्ट में ये बताना था। बी पार्ट में बोला जा रहा है, ये ड्रॉ भी करना था, लिखना भी था। क्या लिखना था, द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, द करंट एंटरिंग फ्रॉम द एंड्स इज एक्ट एज अ साउथ पोल एंड द करंट लीविंग फ्रॉम द अदर एंड इज एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल डाइवर्जिंग लाइंस को, वहाँ से लाइनें दूर जा रही हैं तो डाइवर्जेंस वहाँ पे बता सकते हो, साउथ पोल पे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेंस। बी पार्ट में इसका लिखना था द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली अलाइंस अलोंग अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर फ्रीली सस्पेंड होता है, ठीक है, मान लो ये कंडक्टर है, इसको हमने एक थ्रेड से फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता है ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को सस्पेंड करेंगे तो आंसर है इट अलाइन इटसेल्फ अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि यार ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जब इसको सस्पेंड करेंगे तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा तो ये किसी न किसी डायरेक्शन में खुद को क्या करेगा, अलाइन करेगा। द थर्ड वन, द बर्न आउट फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फ्यूज ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग। अगर हमारा फ्यूज क्या होता है, जो कि किसी भी अप्लायंसेस को
अनवांटेड करंट से बचाता है, मतलब कि मान लो ज़्यादा करंट आ गया तो फ्यूज़ उस अप्लायंसेस को बचा देगा खुद मेल्ट होके, ठीक है। तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है, अप्लायंसेस बच जाता है अगर ज़्यादा करंट आ रहा है, ठीक है। तो बर्नट आउट ऑफ फ्यूज़ शुड बी रिप्लेस्ड, आइडेंटिकल रेटिंग से ही रिप्लेस करना चाहिए। मान लो कोई फ्यूज़ वायर जो है वो डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई है, तो उसको अगर हम सेम रेटिंग से आइडेंटिकल रेटिंग से रिप्लेस नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होएगा। अगर हम उसको मिनिमम रेटिंग से करें, जैसे पहले था उस टाइप का नहीं, मिनिमम रेटिंग से करें, तो क्या होएगा कि वो उस अप्लायंसेस पे करंट जाने नहीं देगा, मे भी जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे फ्यूज़ होने की, तो वो फ्यूज़ अप्लायंसेस काम कर रहा है, तो अनवांटेड ही, मतलब ज़्यादा करंट नहीं भी आया तब भी वो फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि उसकी मिनिमम रेटिंग है। और मैक्सिमम रेटिंग में जब ज़रूरत है तो वो फ्यूज़ ही नहीं होएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक आइडेंटिकल रेटिंग से ही फ्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। ज़्यादा रेटिंग वाला काम आने पे नहीं काम करेगा, कम रेटिंग वाला काम आने से पहले ही काम कर देगा, ये समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका पेपर था फिजिक्स वाला, जो पोर्शन है वो मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सेक्शन सी था सेट बी का, बहुत ही आसान पेपर था साइंस का ये, ठीक है।